तो न्यूटन का मतलब क्या सर आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन मतलब क्या सर आपका हो चुका था, है ना। और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में क्या सर आपका डिस्कशन हो चुका था। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या था, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में मतलब क्या सर आपका बात हुआ था, यानी कॉन्सेप्ट एस्पेक्ट के बारे में। और न्यूटन के सेकंड लॉ में मतलब क्या हुआ था सर आपका, ये क्या बोलते हैं उसको, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में मतलब क्या सर आपका बात हुआ था। और यहाँ पे अब हम लोग जो न्यूटन का लॉ पढ़ रहे हैं ना, वो मतलब क्या सर आपका न्यूटन का मतलब क्या सर आपका मोस्ट मिसअंडरस्टूड मतलब क्या सर आपका लॉ है। और आज मतलब बहुत सा आदमी क्या करता है सर आपको इस लॉ को मतलब अपना लाइफ में मतलब क्या करता है सर आपका, इसका मिसअंडरस्टैंडिंग को मतलब क्या करता है इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए तो आपसे झगड़ा हुआ, कोई आया समझाने तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो, तो क्या बोलेगा कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब क्या सर आपका रिएक्शन। वो हमसे झगड़ा करेगा तो हम भी उससे झगड़ा मतलब क्या करेंगे, है ना। आया बात समझ में ना। तो ये न्यूटन का मतलब क्या सर आपका मोस्ट मतलब क्या सर आपका मिसअंडरस्टूड मतलब क्या सर आपका लॉ है। आइए यहाँ पे समझते हैं। तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन का मतलब आदमी क्या समझता है, अरे समझते हैं कि कुछ भी चीज़ कर रहे हैं उसका वही चीज़ होगा, ठीक है ना। तो एक सिंपल हमको एक बात बताइए कि हम अगर बॉल को किक करते हैं तो बॉल उड़ जाता है, हम तो मतलब क्या करते हैं सर आपका नहीं उड़ता है। तो फिर कैसे साबित हुआ कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हम बॉल को मतलब क्या करते किक करते बॉल उड़ जाता है तो हमको भी तो मतलब क्या सर उड़ना चाहिए, लेकिन बॉल उड़ जाता है लेकिन हम मतलब क्या करते हैं सर अपना नहीं उड़ते हैं। तो फिर कैसे साबित हुआ कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सर क्योंकि हम लोग का मास ज़्यादा है। हाँ, ये जो आप बात बोले ना, तो इसलिए इससे क्या समझ में आया कि अभी तक जो फोर्स के बारे में बताए थे वो बात आप मतलब क्या करें समझें। तो अब की बार जब बोला जाए कि मतलब क्या सर आपका कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो आप क्या बोलिएगा सामने वाला को, ठीक है भाई ये बात तो आपका सही है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन जिससे आप लग रहे हैं आप पहले देख लीजिए वो ज़्यादा मैसिव है या आप ज़्यादा मैसिव है। अगर वो ज़्यादा मैसिव होगा तो आप उड़ जाइएगा, और आप ज़्यादा मैसिव होगा तो मतलब क्या सर आपको वो मतलब कैसा उड़ जाएगा। तो सिर्फ ऐसा बोल देने से एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन नहीं चलेगा, ये देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है ना कि हम अगर किसी चीज़ को 2 न्यूटन का फोर्स से हिट करेंगे तो वो चीज़ भी हमको मतलब क्या सर आपका 2 न्यूटन का फोर्स से हिट करेगा। तो अगर वो चीज़ हमसे मतलब क्या सर आपका 20 गुना कम मैसिव हुआ, तब जाके उसमें क्या होगा सर आपका 20 गुना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। और हम अगर उससे मतलब क्या सर आपका 20 गुना मतलब क्या सर आपका कम मैसिव हैं, तो मेरे अंदर मतलब क्या होगा उससे 20 गुना कम मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। तो आप ये आंसर दे पाएँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। क्योंकि सेम फोर्स का डिफरेंट मास में मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट एक्सेलरेशन मतलब क्या करता है प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये न्यूटन का सबसे मिसअंडरस्टूड लॉ है या नहीं है। सिर्फ आपने अपना मुँह पर आया तो बोल दिया कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बात सही है, लेकिन आप क्या समझे उसको, समझे तो नहीं। और अगर समझ जाते हैं तो फिर ये वाला बात वहाँ इस्तेमाल ही नहीं करते जहाँ पे इस्तेमाल आप क्या कर रहे हैं, है ना। आया बात समझ में। हाँ सर, जो तो आके बोल दे रहे एवरी रिएक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो पहला 2 लॉ का आप समझे थे आप, तभी आप आंसर दे पाएँ। और जब बोल रहे थे ध्यान से पढ़े थे तब आप आंसर दे पाएँ। बार बार हम एम्फेसिस दे रहे थे कि मतलब क्या सर आपका डिफरेंट मास अगर है, सेम फोर्स मतलब क्या सर आपका डिफरेंट मास के ऊपर मतलब क्या सर आपका डिफरेंट एक्सेलरेशन मतलब क्या क्रिएट करेगा। मतलब मान लीजिए एक फोर्स है जो अगर 1 किलोग्राम का मास में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट किया, तो वही सेम फोर्स मतलब क्या सर आपका 1 किलोग्राम के मास में मतलब क्या सर आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, क्योंकि इस बार मास मतलब क्या सर आपका हाफ है, इसलिए एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ सेम फोर्स के वो मतलब क्या होगा सर आपका हाफ होगा। तो फर्स्ट 2 लॉ जो समझेगा वही मतलब क्या सर आपका थर्ड लॉ को मतलब क्या समझ पाएगा। फर्स्ट लॉ जो नहीं समझेगा वो थर्ड लॉ को मतलब नहीं समझ पाएगा, बल्कि थर्ड लॉ को मतलब क्या सर आपका मिसयूज़ करता रहेगा। आया बात समझ में ना। अब आ जाइए। The Newton first law tell us that to bring a change in a state of rest or in a state of motion, in the state of rest or in the state of motion of an object, force is needed। ये बात हम लोग जानते हैं, वही पढ़े थे ना कि स्टेट जो चीज़ मतलब क्या सर आपका स्टेट ऑफ रेस्ट में है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, और जो चीज़ स्टेट ऑफ मोशन में है वो सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में मोशन कंटिन्यू करते रहेगा जब तक कि बाहर से कोई फोर्स आके उसका स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को मतलब क्या करे चेंज ना कर दे।
तो ये चीज़ सीखा था हम लोग क्या किससे, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। लिखा भी है देयरफॉर अ फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। न्यूटन्स सेकंड लॉ टेल अस। अच्छा, इसको एक बात में बता दिया, देखिए कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका ज़ीरो है। कोई चीज़ का स्पीड अगर चेंज किया तो भी उसका वेलोसिटी चेंज किया, और कोई चीज़ का डायरेक्शन अगर चेंज किया तो भी उसका वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका चेंज किया। तो ये बात भी हम बोल सकते हैं। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है सर आपका, एक्सेलरेशन होता है ना। तो हम ये बात बोले कि फोर्स एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, या फिर हम ये बात बोले कि फोर्स मतलब क्या करता है सर आपको वेलोसिटी चेंज करता है, या फिर हम ये बात बोले कि फोर्स मतलब क्या करता है सर आपका स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। तीनों आपको साउंड करने में अलग अलग बात लग सकता है, लेकिन तीनों मतलब क्या सर आपका अलग अलग बात नहीं है। जिसको एसेंस पता है वो ये बात को जानता है कि तीनों बात मतलब क्या सर आपका एक बात है। और जिसको एसेंस नहीं पता है तो वो बोलेगा सर तो कंफ्यूज कर रहे हैं। कभी सर बोल रहे हैं कि फोर्स मतलब क्या करता है सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, कभी सर बोल रहे हैं कि फोर्स मतलब क्या करता है सर आपको वेलोसिटी चेंज करता है, कभी सर बोल रहे हैं कि मतलब क्या करता है फोर्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को मतलब क्या करता है सर आपको चेंज करता है। एक्चुअली वेलोसिटी चेंज होने से मतलब क्या होता है सर आपका स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। जो चीज़ रेस्ट में था उसका वेलोसिटी मतलब क्या था, ज़ीरो था। अब रेस्ट नहीं तो उसका वेलोसिटी चेंज तो हुआ। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। जो चीज़ स्टेट ऑफ मोशन में भी था लेकिन मतलब क्या सर आपका सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट था, लेकिन मतलब क्या सर आपका फोर्स आया तो उसका वेलोसिटी मतलब चेंज हुआ। या तो स्पीड चेंज करके वेलोसिटी चेंज हुआ, या तो डायरेक्शन चेंज करके वेलोसिटी चेंज हुआ, लेकिन वेलोसिटी चेंज तो हुआ। तो ऊपर से सुपरफिशियली सब क्या हो सकता है सर आपका अलग अलग बात लग सकता है, लेकिन मतलब क्या सर आपका एसेंशियली सब बात मतलब क्या सर आपका एक ही है। ठीक है ना। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन टेल अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन produced by the force when applied on the object. These two laws do not explain how the force act on the object. This question is answered by Newton's मतलब क्या सर आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह एक्ट करता है, दोनों लॉ में से कोई लॉ नहीं बताया था, लेकिन थर्ड लॉ ये बता रहा है कि मतलब क्या सर आपका मिसअंडरस्टैंडिंग जो था न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, वो मिसअंडरस्टैंडिंग तो ऑलरेडी दूर कर चुके हैं। पॉजिटिव थिंग को मतलब क्या सर आपका अफर्म करने से पहले नेगेटिव थिंग को क्या करना पड़ता है सर आपका नेगेट करना पड़ता है। इसलिए समझिए ये तो टेंजेंट है, लेकिन आपको बता रहे क्या। एक आदमी आया था, एक आदमी आके बोला था आई वांट टू अफर्म यू, आई वांट टू अफर्म यू ऑफ समथिंग। हम बोला क्या अफर्म करेंगे, बोला अफर्मेशन इज़ वेरी नेसेसरी। हम बोला बिफोर अफर्मेशन नेगेशन इज़ नेसेसरी। उसका दिमाग घूम गया। सर हमको भी समझ नहीं आया। नहीं, अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को मानने को कहा जाता है, मतलब क्या सर आपका अफर्मेशन। ठीक है ना। हमको आगे बोल रहा था अफर्म करिए, अफर्म करिए। अफर्म करना मतलब बहुत ज़रूरी है। अफर्म करने से मतलब क्या होगा सर आपका बिलीफ मतलब क्या होगा। हम बोला बिफोर अफर्मिंग टू द राइट थिंग यू मस्ट नेगेट द रॉन्ग थिंग। इफ़ यू डू नॉट नेगेट द रॉन्ग थिंग अफर्मिंग टू राइट थिंग इज़ ऑफ नो यूज़। अब आया बात समझ में। हाँ सर। सही मानने से पहले गलत मानना मतलब क्या आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर सही मानने से पहले गलत मानना नहीं छोड़ेंगे तो सही मानने का बेनिफिट मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आया बात समझ में। तो उसके बाद एग्जाम्पल तो कहाँ से दे पता आपको, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वहाँ एक नेगेशन है और एक मतलब क्या सर आपका अफर्मेशन है, लेकिन नेगेशन पहले अफर्मेशन मतलब क्या सर आपका बाद में। तो कोई अल्लाह को एक खुदा मानने से पहले बाकी जितना फॉल्स गॉड है, जितना फॉल्सहुड है, सबको नेगेट करना पड़ेगा, तभी अफर्मेशन मतलब क्या सर आपका एक्सेप्टेबल है। नहीं तो अफर्मेशन मतलब क्या सर आपका एक्सेप्टेबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ रॉन्ग कॉन्सेप्ट पे आप दिमाग में रखेंगे और फिर राइट कॉन्सेप्ट पे अफर्म करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है ना सर। पहले क्या करना पड़ेगा, रॉन्ग कॉन्सेप्ट को दिमाग से टेक आउट करके बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका अफर्मेशन का मतलब क्या सर आपका सेंस बनेगा। तो वो ऐसा आदमी था जो मतलब क्या करना चाहता था, अपने रॉन्ग बिलीफ को छोड़ना भी नहीं चाहता था और ये भी दिखाना चाहता था कि आई बिलीव इन द राइट थिंग। तो इसलिए हम उसको बोला कि बिफोर बिलीविंग इन द राइट थिंग यू हैव टू नेगेट द रॉन्ग थिंग और एल्स योर बिलीफ और नो बिलीफ इज़ ऑफ नो यूज़। आया बात समझ में कि नहीं समझ में आया। तो इसलिए पहले रॉन्ग कॉन्सेप्ट को नेगेट कीजिए, फिर राइट कॉन्सेप्ट को मतलब क्या क्या अफर्म कीजिए। ये रिलेशन में तो नहीं था, टेंजेंट था, लेकिन फिर भी आ जाइए। थर्ड लॉ क्या बता रहा है, The two laws do not explain how the force act on the object। तो फोर्स किस तरह ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है ये बता रहा है, मतलब क्या सर आपका थर्ड लॉ। आदमी को समझ में आया नहीं समझ में आया, लेकिन मतलब कि लॉ सबको याद है ये वाला। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। समझ में आया नहीं समझ में आया, लेकिन लॉ सबको याद है।
टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब क्या सर आपका रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या क्या एग्जांपल दिए ध्यान से समझिए। कंसिडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, तो आपके सामने तो बुक टेबल में नहीं रखा हुआ, आप मेरा मोबाइल मतलब क्या टेबल पे रखा हुआ, आप समझिए मोबाइल टेबल में रखा हुआ है। तो आपको ये बात पता है कि एक फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ मतलब क्या कर रहा है आपका खींच रहा है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, और वो फोर्स जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसको नीचे की तरफ खींच रहा है उस फोर्स का नाम मतलब क्या है सर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो बोलना है बोलिए, ठीक है ना, बस करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर सिर्फ यही फोर्स होता तो मतलब क्या होता सर आपका, ये टेबल टूट के फूट के ये मतलब समझिए मोबाइल नीचे से लाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा रहा है ना। क्यों नहीं जा रहा है पता है, क्योंकि जितना फोर्स ग्रेविटी का है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में उतना ही फोर्स मतलब क्या सर आपका टेबल ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है जो उसको रोक के रखा है, और वो मतलब क्या सर आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए भी मतलब क्या सर आपका इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब क्या सर आपका फोर्स है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना। तो इट इम्प्लाइज लिखा है ना, बट द बुक डज नॉट गो मूव डाउनवर्ड्स, और हमारे केस में मतलब क्या था मतलब मोबाइल डज नॉट मूव डाउनवर्ड्स, इट इम्प्लाइज दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बुक इज ज़ीरो। तो नहीं अगर मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या सर आपका रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स क्या सर आपका ज़ीरो है, विच इज़ पॉसिबल ओनली इफ द टेबल एक्सर्ट्स एन इक्वल अपवर्ड फोर्स ऑन द बुक द इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक। वेट का मतलब फोर्स है, ये बात जान के रखिए, ठीक है ना। मतलब मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या रहता है सर आपका वेट, तो वेट क्या फिर एक तरह का फोर्स हुआ ना। क्योंकि आपको क्या बताया था, आपको हम ये बताया था कि फोर्स के बारे में सब कुछ अगर भूल जाइएगा तो भी मतलब क्या सर आपका फोर्स के बारे में एक बात मत भूलिएगा कि फोर्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वेट क्या है, वेट है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेट इज ऑल्सो फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक उनके एग्जाम्पल में, और हमारे एग्जाम्पल में क्या है सर आपका नॉर्मल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वेट ऑफ द मोबाइल फ़ोन। आया बात समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। नहीं सर। तो ये मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है एक, ठीक है ना। वाइल मूविंग ऑन द ग्राउंड वी एक्सर्ट अ फोर्स बाय आवर फीट टू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स। देखिए अगर न्यूटन का थर्ड लॉ मतलब क्या होता है, ठीक नहीं होता ना, तो चल ही नहीं पाते। हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन को धक्का देते हैं, और ज़मीन मतलब क्या करता है सर आपका हम लोग को धक्का देता है, तो हम लोग ज़मीन को पीछे फेंकना चाहते हैं। ज़मीन तो बहुत मैसिव है, मास वाला फैक्टर समझ तब समझ में आएगा, नहीं तो फिर ज़मीन पीछे चले आता। और हम लोग ज़मीन के मुकाबले में मतलब मास हम लोग कुछ भी नहीं है, तो इसलिए क्या करता है ज़मीन तो पीछे नहीं आता है, लेकिन हम लोग आगे चले आते हैं सर। चलने के वक्त क्या हो रहा है सर, ध्यान से इमेजिन सोचिए कि while moving on the ground we exert the force by our feet to push the ground backward। चल के देखिए तब समझ में आएगा कि हम लोग जब चल रहे हैं ना तो मतलब क्या सर आपका फोर्स लग रहा है ज़मीन में बैकवर्ड, और हम लोग फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। फोर्स लग रहा है ज़मीन में बैकवर्ड, हम लोग फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। फोर्स लग रहा है ज़मीन में मतलब क्या सर आपका बैकवर्ड, हम लोग फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। तो देखा जाए तो हम लोग का फुट क्या कर रहा है, ज़मीन को धक्का दे रहा है पीछे की तरफ, लेकिन ज़मीन बहुत ज़्यादा मैसिव है, तो उतना छोटा सा फोर्स ज़मीन को पीछे ढकेलने के काबिल तो नहीं है। लेकिन क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है सर आपका, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एंड जितना फोर्स हम ज़मीन के ऊपर लगाएंगे ज़मीन उतना ही फोर्स मेरे ऊपर भी लगाएगा, लेकिन वो फोर्स हमको आगे धकेलने के काबिल है। आया बात समझ में ना। हाँ सर। लेकिन ये बात भी किसको समझ में आएगा, उसको समझ में आएगा जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन को मिसअंडरस्टैंड नहीं किया, बल्कि मतलब क्या किया सर आपको अंडरस्टैंड किया है। आया बात समझ में ना। तो while moving on the ground we exert a force by our feet to push the ground backwards, the ground exert a force of the same magnitude on our feet towards forward, which make us to move forward। आया बात समझ में। सर जब हम लोग पहाड़ में अगर चढ़ते हैं सर तो उसमें ये लॉ एप्लीकेबल है। पहाड़ में चढ़ते हैं उसमें भी मतलब ये वाला क्या सर आपका एप्लीकेबल है, लेकिन मतलब क्या होता है हॉरिजॉन्टल ज़मीन में ये काम आसानी के साथ होता है, और मतलब समझिए इंक्लाइंड ज़मीन अगर तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्या होता है आपको मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ सर। आवाज़ ही In the above stated examples we observe that there are two objects and two forces. In the first example the weight of the book acting on the table downward is the force of action, मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है फोर्स ऑफ एक्शन फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो बुक वाला एग्जाम्पल में फोर्स ऑफ एक्शन जो था वो मतलब क्या था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी था,
और नॉर्मल फोर्स जो था वो मतलब क्या था आपका रिएक्शन फोर्स था। दूसरा वाला एग्जाम्पल में हम लोग जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर उसको पुश करने के लिए, वो फोर्स था मतलब क्या था आपका फोर्स ऑफ एक्शन, और ग्राउंड जो हम लोग को फॉरवर्ड पुश किया वो मतलब क्या था सर आपका फोर्स ऑफ मतलब क्या था आपका रिएक्शन। अब आया बात समझ में ना, एकदम क्लियर है। इन एन इंटरैक्शन ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी, तो ए की तरफ से एक्शन आएगा तो बी की तरफ से मतलब क्या सर आपका रिएक्शन आएगा, और ए की तरफ से जितना मैग्नीट्यूड का मतलब क्या सर आपका एक्शन आएगा, बी की तरफ से मतलब क्या सर आपको उतना ही मैग्नीट्यूड का मतलब क्या सर आपका रिएक्शन आएगा। तो इन एन इंटरैक्शन ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन is equal to the magnitude of action but they are in direction opposite to each other। फ़र्क क्या है, दोनों का डायरेक्शन मतलब क्या सर आपका एकदम एक दूसरे से मतलब क्या सर आपका ऑपोजिट है, ये बताया समझ में ना। तो द एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। देखिए एक्शन और रिएक्शन दोनों मतलब क्या होता है सर आपका सेम बॉडी में मतलब क्या करता है सर आपका एक्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल बुक और टेबल में रखा हुआ है, एक्शन फोर्स किसके ऊपर एक्ट कर रहा था, टेबल के टेबल ऊपर। के ऊपर। सोच के बोलिएगा, फ़ोन के ऊपर, अभी छोड़ दे उसको। द एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी बट दे ऑलवेज एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। अलग अलग बॉडी के ऊपर वर्क करता है, लेकिन मतलब क्या करता है सर आपका वर्क करता है मतलब क्या सर आपका साइमल्टेनियसली। ये बताया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब आ जाइए देखते हैं क्या है एक्सपेरिमेंट। द रिंग ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस बी is attached to a hook fixed in the wall and then the hook of another spring balance। मतलब ये सेटअप आप देखें तो समझ में आएगा। देखिए इसका काम मतलब क्या सर आपका वेट को मतलब क्या करना मेयर करना, और वेट क्या सर आपका फोर्स है। मास को मेयर करने के लिए आता है फिजिकल बैलेंस, लेकिन ये फिजिकल बैलेंस को नहीं मेयर कर रहा है, मतलब मेयर कर रहा है मतलब क्या उसको वेट के आने के मतलब क्या कर रहा है सर आपका फोर्स को मतलब मेयर कर रहा है ना। कहाँ पर हम लोग थे सर, तो इसका काम मतलब क्या सर आपका वेट को मेजर करना है, यानी इसका काम मतलब क्या सर आपका फोर्स को मतलब क्या करना है सर आपका मेजर करना है। और वेट को और मास को कन्फ्लेट मत कीजिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, पुल से भी समझ में आया बात क्या लेना। अब देखिए बात क्या है ना कि किसी चीज़ का मतलब न्यूटन जानना मुश्किल होता है, तो किया क्या है ना कि मतलब मान लीजिए वो लोग ऐसा बोला कि 1 किलोग्राम का मास जो फोर्स एक्सर्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटी, उसका नाम क्या रख दीजिए 1 किलोग्राम फोर्स। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, नहीं सर। नहीं समझे ना। ठीक है, सिंपल एक बात समझिए, हर जगह आदमी स्प्रिंग बैलेंस लेके तो नहीं रहता है ना, लेकिन फिजिकल बैलेंस के द्वारा मास को मेजर करना मतलब क्या होता है सर आपका आसान होता है। क्या ज़्यादा आसान है, किसी चीज़ का मास जानना आसान ज़्यादा है ना, किसी चीज़ को कोई चीज़ कितना फोर्स एक्सर्ट करे वो ज़्यादा आसान है। बहुत ज़्यादा आसान है। मेरी बात आप समझिए क्या बोले ना। तो अब यहाँ पे सिंपल बात समझिए, हम अगर 1 किलो का सामान लेके रखे हैं तो हमको ये नहीं पता कि मतलब क्या सर आपका वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो सिंपल के सिनेरियो के लिए क्या बुलाना सर आपको, उसका नाम रख दिया 1 किलोग्राम फोर्स। हाँ, लेकिन उसको मतलब क्या सर आपको न्यूटन से जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी आप क्या बता रहे हैं, साइंटिस्ट लोग सिंपल काम भी किया। सिंपल काम क्या किया ना कि बोला ना कि 1 किलोग्राम जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसका नाम रख दिया 1 किलोग्राम फोर्स। और क्या बोला सर आपका 1 ग्राम जो मतलब क्या करता है फोर्स एक्सर्ट करता है उसका नाम रख दिया 1 ग्राम फोर्स। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका डैट 100, क्योंकि 1 किलो तो नहीं बोल सकते ना, किलो को लेकर तो फोर्स नहीं रहेगा, इसलिए क्या बोला कि 1 किलोग्राम जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसका नाम रख दिया मतलब क्या सर 1 किलोग्राम फोर्स। हाँ, ये बात है कि जानना पड़ेगा कि फिर वो न्यूटन में कितना होगा। तो न्यूटन में कितना होगा सर आपका फोर्स इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको 1 लिखना पड़ेगा, फिर इंटू करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 9.8। तो क्या सुनना, अच्छा 1 किलोग्राम फोर्स जो है वो 9.8 न्यूटन के बराबर है। जब तक अर्थ में रहेंगे तब तक ये इक्वेशन काम करेगा, अर्थ के बाहर ये इक्वेशन काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ ही में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मतलब क्या सर आपका 9.8 है। आया बात समझ में ना, समझे कि नहीं समझे? हाँ जी समझिए। तो कितना आसान हो गया था। हाँ सर। मतलब कोई किसी भी चीज़ का हम जानते हैं, अच्छा इसका मास 60 किलोग्राम है, अच्छा तो इसका न्यूटन कितना होगा, एक काम किया 16 × 9.8 किया, न्यूटन मतलब क्या सर आपका आ गया। अच्छा इसका मास 1000 ग्राम है तो न्यूटन कितना होगा सर आपका, एक काम किया 9.8 से मल्टीप्लाई किया, न्यूटन निकाल लीजिए। समझे बात क्या है ना, तो काम इससे आसान हो गया ना। हाँ सर। और जो केस में स्पेसिफिकली जाने की ज़रूरत नहीं है ना, तो उस केस में मतलब न्यूटन निकालना भी नहीं है। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली न्यूटन नहीं जानना था, स्पेसिफिकली ये जानना था कि क्या एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स एक दूसरे के बराबर है।
तो न्यूटन नहीं जानने से भी काम मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे न्यूटन नहीं लिखा, क्या लिखा सर आपका किलोग्राम मतलब समझिए कि आप हाथ से स्प्रिंग को टाने तो मेरा हाथ मतलब क्या कर रहा था इस वाले स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर मतलब क्या सर आपका 4 किलोग्राम फोर्स एक्सर्ट कर रहा था। लेकिन ये रिंग भी क्या किया ये वाला मतलब क्या बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस भी, ये वाला स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर भी क्या किया सर आपका 4 किलोग्राम फोर्स मतलब क्या किया सर आपका एक्सर्ट किया। तो इससे क्या समझ में आया, जो मैग्नीट्यूड मतलब क्या था सर आपका एक्शन फोर्स का था वही मैग्नीट्यूड मतलब क्या सर आपका रिएक्शन फोर्स का था। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि एक्शन फोर्स का रिएक्शन फोर्स का मतलब क्या है सर आपका रिएक्शन अलग है। इसलिए देखिए यहाँ ए भी लिखा हुआ है, ए से जनरेट होकर मतलब क्या सर आपका बी में जा रहा है, और यहाँ पे क्या सर आपका बी ए लिखा हुआ है, बी से जनरेट होकर मतलब क्या सर आपका ए में जा रहा है। लेकिन हाँ दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब क्या सर आपका एग्जैक्टली मतलब एक दूसरे के बराबर मतलब क्या था आपका था। ये बताया समझे, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं, इसलिए क्या दिखाया गया यहाँ पे फोर्स सब ए भी ये पॉजिटिव रखा गया और ये मतलब क्या सर आपका फोर्स सब बी है बी ए नेगेटिव रखा गया। यहाँ पे एक्शन फोर्स एग्जर्ट हो रहा था इसके ऊपर और यहाँ पे रिएक्शन फोर्स एग्जर्ट किसके ऊपर हो रहा है सर आपका इसके ऊपर। अब समझ में आया कि दोनों का बॉडी अलग अलग कैसे हुआ है ना। अब आ जाइए आगे देखते हैं क्या है। देखिए अच्छा काम किया, बुक का एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपको दे दिया है ना। तो ये वेट जो है ये मतलब क्या है सर आपका एक्शन फोर्स है, और टेबल जो मतलब क्या हो रहा है सर आपको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब क्या सर आपका वेट को बैलेंस करने के लिए फोर्स लगा रहा हो मतलब क्या सर आपका रिएक्शन फोर्स है। तो क्या लिखा है सर आपका व्हेन अ बुक इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल टॉप, ये आप पढ़ लीजिए आगे, पुशिंग अ वॉल, व्हेन यू एक्सर्ट, ये भी वही है, व्हेन यू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ वॉल बाय पुशिंग द पाम ऑफ योर हैंड अगेंस्ट इट, यू एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन योर पाम। देखिए हम लोग जिस तरह क्या करते हैं ज़मीन को धक्का देते हैं, ज़मीन हम लोग को मतलब क्या करता है फॉरवर्ड पुश करता है, और हम लोग मतलब क्या करते हैं वॉक कर पाते हैं है ना। तो ज़मीन पीछे क्यों नहीं जाता है वो तो आपको पता है, क्योंकि आप थर्ड लॉ अच्छे से समझ चुके हैं। ऐसा नहीं समझे कि जो मोहल्ला पाड़ा में आदमी लोग बोलते रहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो समझे तो क्या समझ में आया, धरती इसलिए पीछे नहीं जा रहा है कि धरती इज मच 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 मोर मैसिव देन अस। तो उसको वो फोर्स उतना एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं कर सकता कि धरती पे चले जाए है ना। अब मोहल्ला पाड़ा का अंडरस्टैंडिंग ठीक होता ना तो हम लोग का चलने के वजह से धरती पे चले आता है ना सर। ठीक है ना, मोहल्ला पाड़ा का अंडरस्टैंडिंग हम लोग आगे नहीं जाते, धरती मतलब क्या होता पे चले आता, क्योंकि मोहल्ला पाड़ा का अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मतलब क्या सर आपका एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। धरती हमको आगे फेंक रहा है तो हम धरती को पीछे फेंक रहे हैं कि नहीं। तो सही अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो मिस यूज़ कीजिएगा आप, पहले धरती का मास देखिए और अपना मास देखिए तब बोलिए कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। सेम फोर्स विल एक्ट डिफरेंटली ऑन डिफरेंट मासेस है ना सर। तो अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं मिला फिर आपको, मिस यूज़ कर रहे थे, करिए मिस यूज़, नहीं तो आप सही होंगे तो फिर क्या धरती पे चले आना चाहिए। धरती बेचारा रिवॉल्व ही नहीं कर पाएगा, रोटेट ही नहीं कर पाएगा, मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मजाक कर रहे क्या, फोर्स लगा देंगे धरती में। हाँ मतलब आदमी लोग को चलना बंद करने बोले तब जाके धरती रोटेट कर पाएगा, रिवॉल्व कर पाएगा। चल चल के परेशान कर रहा, आगे बढ़ना चाह रहे फिर पीछे भेज दे रहा, फिर आगे बढ़ना चाह रहे फिर पीछे भेज दे रहा, फिर आगे बढ़ना चाह रहे फिर पीछे भेज दे रहा है ना। आज ये पिद्दी आदमी लोग चीटी भी चल रहा है तो उनको दिक्कत हो रहा है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है ना सर। तो सोचिए मिस अंडरस्टैंडिंग का आपका स्केल क्या था, लेकिन मिस अंडरस्टैंडिंग का स्केल को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। बताइए अंडरस्टैंडिंग नहीं होता आपने मिस अंडरस्टैंडिंग का स्केल भी नहीं समझ पाएगा। तो प्रेमिस क्या रखिए, प्रेमिस ये रखिए कि आई डोंट नो एनीथिंग and if I don't know anything then I should not talk much and even if I am talking I should keep in mind I could be wrong, so I will look in all the places for right understanding to rectify my understanding for understanding मतलब क्या सर आपको wrong and not talk big। अरे मोहल्ला पड़ा का आदमी मतलब क्या है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, कितना मिसअंडरस्टैंड कर रहा है।
अब मिसअंडरस्टैंडिंग का एहसास भी होगा, एहसास करने के लिए क्लास में आगे बैठ के करना पड़ेगा, बट दैट इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी. तो इफ दैट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, then don't use it to justify your morals. This should also be not your cup of tea. जो कार्य करिए ना, आपको जुल्म करना है करिए, लेकिन मत बोलिए कि रिएक्शन आदमी इग्नोर ऑपोजिट रिएक्शन. साइंस को क्या बदनाम कर, या तो साइंस को बदनाम करिए या धन को बदनाम कीजिए, है ना. निकाल सकते हो रॉन्ग मॉरल साइंस से. साइंस का मिसअंडरस्टैंडिंग से रॉन्ग मॉरल निकाल सकते हैं, जैसे कि आप रिलीजन का मिसअंडरस्टैंडिंग से रॉन्ग मॉरल निकाल सकते हैं. पूर हो गए सर आप लोग, आ जाइए. तो ठीक है ना, हंसने क्या बात, तुम बताओ. हम हंस रहे का अभी तो हंसे तुम. साइंस का जगह अलग है, वो आदमी ऐसे ही हरकत पे बोला, तुम मेरे साथ जैसा बात कर रहे वैसे तुमको दोस्त. पहले ही बात बोले थे कि पहले साइंस का इस्तेमाल करिए बोले थे. हाँ, साइंस का यूज़ नहीं करना चाहिए, ये बात सही बात. साइंस का यूज़ नहीं करना है, जो करना है अपना बात बोलना, अपना यही बात बोलना. साइंस का उसका सबका सपोर्ट नहीं. The motion of a boat moving away from the shore. When a boat wants to move away from the shore, he pushes the shore by a bamboo or his oar. मतलब क्या है, आप बोट को मतलब ओर से क्या करते हैं, पानी को धक्का देते हैं और पानी आपको धक्का देता है, वो बोट मतलब क्या करता है, फॉरवर्ड मूव करता है ना. तो रिएक्शन फोर्स ऑफ द शोर पुशेस द बोटमैन अवे विथ एन इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब क्या आपका फोर्स. मोशन ऑफ अ बोट इन वाटर. To move a boat ahead in water, the boatman pushes the water backward with his oar, and water exerts an equal and opposite force. ठीक है, आगे firing a bullet. When a man fires a bullet from a gun, a force F is exerted on the bullet, and the gun experiences an equal, मतलब क्या असर आपका recoil R. एक बात है, ये बोलेंगे तो फिर गुस्सा हो जाओगे, बताओ क्या. जब साइंस से प्रूव हो गया बात रॉन्ग था तो साइंस छोड़ देंगे, हरकत नहीं छोड़ेंगे. जस्टिफिकेशन का बोला ना, जस्टिफिकेशन का कोई बेसिस होना चाहिए था ना. तो साइंस से रॉन्ग प्रूव हो गया तो हरकत नहीं छोड़ेंगे, साइंस छोड़ देंगे, है ना. ये नहीं कि हर साइंस के हिसाब से हरकत भी सुधार लें, है ना. तो फिर हरकत कोई बेसिस है. जो जैसा किया उसका ऐसा करेंगे, लेकिन मतलब जब तक साइंस मेरा फेवर में काम कर रहा था, आई विल यूज साइंस. व्हेन साइंस विल एक्ट अगेंस्ट मी, देन आई विल लीव साइंस. साइंस के ऊपर विल चलाओगे अपना, है ना. है कि नहीं सर. तो व्हेन अ मैन फायर्स अ बुलेट फ्रॉम अ गन, a force F is exerted on the bullet, and the gun experiences equal recoil. तो यहाँ पे गन रिकॉइल जब करता है तो भी मतलब रॉकेट का ही वही बात है. अगर मिसअंडरस्टैंडिंग सही होता तो रॉकेट ऊपर जाता और ज़मीन में गड्ढा क्रिएट हो जाता, लेकिन ऐसा तो मतलब क्या होता सर, आपका नहीं होता है ना. क्यों? क्योंकि रॉकेट भले कितना मास हो उसका, लेकिन ज़मीन से ज़्यादा नहीं. ज़मीन से ज़्यादा मास तो मतलब क्या असर आपका नहीं है ना. तो इसलिए रॉकेट मतलब क्या होता है, ऊपर जाता है ना. So in a rocket, a fuel is burnt inside the rocket, and the burnt gases at high pressure and high temperature are expelled out of the rocket through a nozzle. Thus, rocket exert action force on the gases to expel them through the nozzle backward. The outgoing gases exert an equal and opposite force R on the rocket, due to which it moves in forward direction. Motion of a man, ये पहले ही डिस्कस कर चुके, फिर पढ़ लीजिए खाली. When a man applies a force F backward by his foot on the ground against the force of friction, the ground exerts an equal and opposite force, yani force of reaction, forward on his feet. The horizontal component of the force of reaction enables the man to move forward. Obviously, it will be difficult for a man to move on a slippery road where there is less friction. इसलिए friction होता नहीं तो मतलब क्या होता है, slippery road में लोगों मुश्किल होता है. मोशन ऑफ अ बोट अवे फ्रॉम द शोर व्हाइल स्टेपिंग डाउन, पढ़ लीजिए. फ्रिक्शन नहीं रहेगा ज़मीन पे कोई एरिया में तो नहीं चल पाएगा. अगर
अगर वो दौड़ते हुए आ रहे हैं तो वो रुक नहीं पाएगा। फ्रिक्शन अगर नहीं रहेगा वाकई में तो नहीं रुक पाएगा। जो उसका फाइनल स्पीड होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा, उस फाइनल वेलोसिटी के साथ वो चलता ही रहेगा, 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 अनलेस एक्सपेड, अनलेस And external force is applied on it to change his motion. to change its state of motion. वो जो आदमी स्लाइड करेगा तो लेकिन नहीं चल फ्रिक्शन पाएगा। नहीं रहेगा तब आ जाइए। सर फुटबॉल में जब कोई गोल मारता है तो वो स्लाइड मारता है सर, तो कुछ कुछ केसेस में सर फ्रिक्शन रहता है पर तभी वो रुकता नहीं। ऐसे कुछ कुछ केस में फ्रिक्शन रहता। देखिए आपको क्या बोला, हम बोला था ना आपको कि फोर्स है तो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर देगा, ये ज़रूरी नहीं है। फोर्स अगर है तो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप पहले लॉ में क्या पढ़े, फोर्स पे इनर्शिया भी है ना। तो फॉर फोर्स टू बिकम सक्सेसफुल इट हैज़ टू ओवरकम द इनर्शिया। So that force has to be sufficient to overcome the inertia to do what it wants to do. आया बात समझ में ना? जी सर, समझ में आ गई, समझ नहीं आया? मुझे समझ आ गया। आ गया समझ में ना? ओके चलिए आ जाइए अगला पार्ट भी। While catching a ball, the palm exert a force on the palm of the cricketer. Ball exert force on the palm of the cricketer and the cricketer exert an equal force on the ball to stop it. मोमेंटम में एग्जांपल आया था, लेकिन मोमेंटम में इसको मतलब क्या सर आपका अलग एस्पेक्ट से देखा गया था, और यहाँ पे इसको अलग एस्पेक्ट से मतलब क्या सर आपको देखा मतलब जा रहा है ना। तो चलिए फिर आगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपको, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस द फोर्स क्वालिटेटिवली, ये काम करता है फर्स्ट लॉ। डिफाइंस द फोर्स मतलब क्या था क्वांटिटेटिवली, ये काम करता है मतलब क्या सेकंड लॉ। एक्सप्लेन द वे फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, ये काम करता है थर्ड लॉ। ये बताया समझ में ना। अब आ जाइए, विच लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स हाउ अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। न्यूटन का फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ कॉन्सेप्ट बताता है, न्यूटन का सेकंड लॉ एमन बताता है, समझ लीजिए 2 मिनट के लिए रफली बोल रहे हैं। थर्ड लॉ मतलब ये काम करता है ना। तो यहाँ पे क्या सर आपका न्यूटन का थर्ड लॉ, वेरी गुड, आ जाइए। ये अब सर आप हटिए। ए है बी ओ सी ओ, थर्ड लॉ होना चाहिए ना। देखिए फिर आप क्या किए, दो सेम चीज़ को मतलब क्या सर आप सिमिलर चीज़ को सेम समझ लीजिए। हाँ सर, थर्ड लॉ बोला तो आपको लगा कि ऑप्शन में थर्ड होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी है क्या? कंफ्यूज करने के लिए आपको थर्ड लॉ, इससे पहले वो आंसर था, थर्ड ऑप्शन भी था, तो ज़रूरी है क्या हर बार थर्ड लॉ हो तो थर्ड में ऑप्शन दे? तब तो आज फट्टा मारने का मतलब क्या है सर आपका हीरो बन जाएगा, है ना। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट एन इक्वल रिएक्शन बोला जाएगा तो नहीं चलेगा, एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन नहीं चलेगा। सेम डायरेक्शन में भी मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हो गया मतलब क्या सर आपका बी। उसके बाद आप आ जाइए, क्या लिखा है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब हम ही एक्शन कर रहे हैं, मेरे अंदर रिएक्शन हो रहा, सब थोड़ी होगा सर। डिफरेंट बॉडीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये सही लग रहा है हाँ ना, तो उसको मार्क कर देते हैं, फिर ये पढ़ लेते हैं। डिफरेंट बॉडीज बट इन सेम डायरेक्शन, ऐसा भी नहीं होगा। लास्ट में क्या लिखा हुआ, सेम बॉडी इन सेम डायरेक्शन, ऐसा नहीं होता है। पी ऑप्शन ठीक था। अब आज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर इज द मोशन ऑफ अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम द शोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मोशन ऑफ अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम द शोर। द मोशन ऑफ द बोट मूविंग अवे फ्रॉम द शोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मतलब क्या सर आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसी में एग्जाम्पल पढ़ा था ना। आ जाइए, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पे दे दिया। इन एन इंटरैक्शन ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ध्यान से समझिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको तो ऐसे ही कैंसिल कर दीजिए। ग्रेटर देन को भी मतलब क्या सर आपका ऐसे ही कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। नंबर सी ठीक है, क्योंकि ये इसका मतलब पता है क्या हुआ कि सेम डायरेक्शन में हो गया, और एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव, तभी जाके मतलब क्या सर आपका नेगेटिव उल्टा डायरेक्शन में हुआ। यहाँ तक बात समझ में आया सर आपका ना। अब आ जाइए, देखिए फुटबॉल का एग्जाम्पल भी दे दिया। अ फुटबॉलर हिट्स अ फुटबॉल विद अ फोर्स ऑफ मतलब क्या सर आपका 10 न्यूटन। व्हाट फोर्स डज द फुटबॉलर एक्सपीरियंस? आंसर क्या होगा? 10 न्यूटन। वेरी गुड। उड़े ना, उड़ेगा तो नहीं, लेकिन फोर्स न्यूटन का फोर्स फील करेगा। क्योंकि समझ लीजिए फुटबॉल से 40 गुना कम मैसिव था, तो फुटबॉल में एक्सेलरेशन रेट से 40 गुना ज़्यादा, वो 40 गुना ज़्यादा मैसिव है, तो उसमें एक्सेलरेशन रेट से 40 गुना मतलब क्या है कम, जो कि ना के बराबर होगा।
है ना. Out of the following statement, which one is correct? The sum of action and reaction on a body is 0. ये कोई मतलब बना बात का? Action and reaction act on different bodies in opposite direction. ये बात कोई मतलब क्या सर आपका बना? फिर भी देख लेते हैं. Action and reaction are always in opposite direction of फालतू बातें सब छोड़ दिया. कहाँ पे लोग हैं? Number 9 है ना. Which of the following are examples of Newton's third law of motion? While catching a ball, सिर्फ catching a ball देख के मतलब वहाँ से टिक मत कर दिया. कौन सा प्रोजेक्ट से बोला सुन लीजिएगा. While catching a ball, the cricketer withdraws his hand along with the ball. तो यहाँ पे कौन सा बात है? मोमेंटम वाला बात आ गया. तो थर्ड लॉ को पढ़ते वक्त फर्स्ट और सेकंड लॉ मतलब क्या, भूल मतलब क्या सर को मत जाइएगा. Athlete often land on the sand after taking high jump. ये भी मोमेंटम वाला बात आ गया. Motion of a man on a ground. ये आया थर्ड लॉ वाला बात. हाँ सर. आया बात समझ में ना. देख सिर्फ कैचिंग अ बॉल देख के आप बोलते रहे कैचिंग अ बॉल वहाँ पड़ा था. हाँ. तो फिर क्या करते हैं? वही गलती कैसे जो गलती आप करते हुए आ रहे हैं. हाँ सर. सिमिलर चीज़ का मतलब क्या सर आपका सेम समझ लेते हैं. एक कैचिंग ऑफ बॉल में मतलब क्या सर आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव मतलब क्या हो आ सकता है. अब ये सब तो ठीक है पढ़ लीजिएगा क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फोर्थ लॉ ऑफ मोशन क्या है ना. आज पढ़िएगा? आज नहीं सर, कल. आज नहीं पढ़िएगा ना सर, कल पढ़िएगा ना सर. ठीक है सर. आज ये सर